जेएलएम कॉलेज चक्रधरपुर, कोल्हान विश्वविद्यालय से। आज का ये वीडियो यूजी इकोनॉमिक्स ऑनर्स सेमेस्टर 5 के विद्यार्थियों के लिए है। आज हम लोग हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक थॉट्स पेपर से जो टॉपिक का स्टडी करने वाले हैं वो है कि रिकार्डो ने वितरण के संबंध में अपने क्या विचार दिए हैं। रिकार्डो का जो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है ये सेमेस्टर 5 के स्टूडेंट लोग के लिए भी बेनिफिट देता है, उनके सिलेबस में भी है। इसके साथ साथ पीजी फर्स्ट सेमेस्टर के जो सेकंड पेपर है जिसमें थ्योरीज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो पेपर है उसमें भी ये टॉपिक है। तो ये टॉपिक आपको यूजी में भी हेल्पफुल है और पीजी में भी हेल्पफुल है। तो आज के इस वीडियो में तब हम लोग बात करते हैं कि रिकार्डो ने वितरण के संदर्भ में अपने क्या विचार दिए हैं। हम लोग देखते हैं कि रिकार्डो जो है जिन्होंने वितरण के संदर्भ में अपने जो विचार दिए हैं वो मैक्रो लेवल पर लागू होता है, यानी कि समष्टि स्तर पर लागू होता है। अपने सिद्धांत को बताने के लिए, वितरण से संबंधित सिद्धांत को बताने के लिए रिकार्डो ने प्रोफेसर कल्डोर के उन्होंने दो सिद्धांतों को अपनाया है, जिसमें पहला है सीमांत नियम और दूसरा है अतिरेक का नियम। प्रोफेसर कल्डोर ने इन दोनों नियमों का प्रयोग किया था। तो प्रोफेसर कल्डोर के इन दोनों नियमों, सीमांत नियम मार्जिनल लॉ और जो अतिरेक नियम यानी कि सरप्लस लॉ, इन दोनों नियम के आधार पर अपने वितरण के सिद्धांत की व्याख्या की है। और रिकार्डो ने अपने वितरण के सिद्धांत में बताया है कि जो राष्ट्र आय है ये राष्ट्र आय का बंटवारा लगान, लाभ और मजदूरी में किस प्रकार होता है, ये उन्होंने बताया है। उन्होंने सीमांत नियम के आधार पर बताया है कि कुल उत्पादन यानी कि राष्ट्र आय में लगान का हिस्सा कितना होगा। तो कुल आय में से लगान को निकाल देने के बाद जो शेष बच जाता है वो शेष बचा वाला हिस्सा लाभ और मजदूरी में बटेगा। तो इस तरह उन्होंने वितरण के सिद्धांत को दिया है। तो चलिए हम लोग रिकार्डो के वितरण सिद्धांत की कुछ मान्यताओं के बारे में बात कर लेते हैं। जो उनकी सबसे पहली मान्यता है तो वो ये है कि उन्होंने कहा है कि समस्त भूमि का प्रयोग अनाज के उत्पादन के लिए ही होता है। भूमि पर घटते प्रतिफल का नियम होता है, लागू होता है। नेक्स्ट उन्होंने कहा है कि भूमि की पूर्ति स्थिर होती है। अनाज की जो मांग है वो पूर्णतः बेरोजगार होती है। और उत्पादन में पूंजी और श्रम ये दोनों परिवर्तनशील आगतें हैं। सभी पूंजी समरूप है। पूंजी में केवल चल पूंजी ही सम्मिलित है। तकनीकी ज्ञान तटस्थ है, स्थिर रहता है। श्रमिकों को केवल निर्वाह मजदूरी के बराबर मजदूरी दी जाती है, इसलिए श्रमिकों की पूर्ति जो है वो स्थिर रहती है। श्रम की मांग पूंजी के संचय पर निर्भर करती है। अगर पूंजी का संचय ज़्यादा होता है तो श्रम की मांग अधिक होती है। पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति होती है और पूंजी का जो संचय होता है इसी से लाभ उत्पन्न होता है। तो इस तरह रिकार्डो ने अपने सिद्धांत को इन मान्यताओं के आधार पर आधारित किया है। यहाँ पर अपने सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए रिकार्डो ने समाज में तीन वर्गों के बीच संबंध को बताया है। उन्होंने तीन वर्गों को लिया है, एक है भूमिपति, दूसरा पूंजीपति और तीसरा है श्रमिक। तो भूमिपति जिसके पास भूमि का स्वामित्व होता है, जो अनाज उत्पादन करने के लिए भूमि को देता है, इसलिए उसको जो हिस्सा प्राप्त होता है वो लगान होता है। उसके बाद पूंजीपति, क्योंकि उन्होंने पूंजी दिया है इसलिए उसको लाभ प्राप्त होता है। और तीसरा वर्ग है श्रमिक, जिनके कार्य के बदौलत, जिनके सहयोग से उत्पादन क्रिया होता है तो उनको जो है मजदूरी प्राप्त होती है। तो इस प्रकार रिकार्डो ने अपने सिद्धांत को एक्सप्लेन करने के लिए तीन वर्गों को लिया, भूमिपति, पूंजीपति और श्रमिक। तो राष्ट्र आय यानी कि जो हमारा नेशनल इनकम है वो भी इन तीन लोगों में बटेगा। जो भूमिपति है उसको मिलने वाला हिस्सा होगा लगान, और पूंजीपति को मिलने वाला हिस्सा होगा लाभ, और श्रमिकों को मिलने वाला हिस्सा होगा मजदूरी। तो इस प्रकार हम लोग देखेंगे कि राष्ट्र आय का जो बंटवारा है वो इन तीनों के बीच में कैसे होता है। रिकार्डो के वितरण के सिद्धांत को और अच्छे से हम लोग रेखाचित्र के माध्यम से समझते हैं। चलिए हम लोग रेखाचित्र के माध्यम से इसे समझते हैं। देखिए हम लोग रेखाचित्र के माध्यम से रिकार्डो के वितरण सिद्धांत को समझते हैं। यहाँ देखिए ओ एक्स एक्सेस पर
लेबर को यानी कि श्रम को दिखाया गया है, और ओ वाई एक्सेस पर कर्ण यानी कि अनाज के उत्पादन को दिखाया गया है। यहाँ दो रेखाएं हैं, एपी और एमपी। एपी जो है ये आपका एवरेज प्रोडक्टिविटी की रेखा है यानी कि औसत उत्पादकता, और एमपी जो है ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी की रेखा है यानी कि सीमांत उत्पादकता। तो अब यहाँ पर लगान का निर्धारण कैसे होगा? एपी और एमपी के बीच का जो गैप होगा वही लगान को निर्धारित करेगा। तो एपी और एमपी के बीच का जो गैप रहेगा वो लगान उत्पन्न करेगा। हम लोग सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ हम लोग ओएम मात्रा में श्रम का प्रयोग कर रहे हैं। जब ओएम मात्रा में श्रम का प्रयोग कर रहे हैं तब यहाँ पर अनाज का उत्पादन OQ के बराबर हो रहा है। तो यहाँ कुल उत्पादन कितना है? जो कुल उत्पादन है, कुल उत्पादन OQRM के बराबर है। OQRM इतना के बराबर कुल उत्पादन हो रहा है। अब यहाँ पहले लगान मिलेगा, लगान का हिस्सा पहले तय होगा। लगान का हिस्सा कहाँ से मिलेगा? एपी और एमपी के बीच का जो गैप होगा ये प्रति इकाई लगान होगा, क्योंकि यहाँ पर अनाज के उत्पादन के लिए मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है TM, और जबकि उसको एवरेज प्रोडक्टिविटी मिल रहा है RM। तो यहाँ प्रति इकाई लगान ये होगा RT। तो लगान का हिस्सा कितना होगा? हम यहाँ से एक लाइन खींच देते हैं T से सीधा लाइन खींच दिए और हम उसका नाम दे दिए P। तो यहाँ पर देखिए PQRT ये लगान हो जाएगा, टोटल लगान। RT प्रति इकाई लगान गुना P इंटू T यानी कि श्रम की इकाइयाँ, तो हो जाएगा PQRT ये लगान हो जाएगा। हम यहाँ लिख दे रहे हैं लगान बराबर कितना हो जाएगा? PQRT। तो कुल उत्पादन था OQRM, जिसमें से PQRT लगान का हिस्सा है। इसको हम यहाँ लगान लिख दिए, ये लगान का हिस्सा है। कुल उत्पादन में बच गया कितना? OPTM। ये OPTM ये बचा वाला हिस्सा यानी कि ये जो सरप्लस जो है, जो अतिरेक जो है, ये मजदूरी और लाभ में बांटेगा। तो इसको हम लोग मजदूरी और लाभ में कैसे बांटेंगे? यहाँ पर हम लोग एक रेखा लेते हैं जो श्रम की मजदूरी रेखा है। देखिए OW जो है, यहाँ पर हम लोग OW ये श्रम का मजदूरी रेखा है। OW निर्वाह मजदूरी को बताती है। ये रेखा बिल्कुल सीधी है, ये सीधी रेखा बताती है कि श्रम की पूर्ति स्थिर है, बेलोजदार है, और OW निर्वाह मजदूरी है। तो यहाँ हम लोग L लिख देते हैं। तो हम लोग क्या देख रहे हैं? मजदूरी कितना दिया जा रहा है? OL। तो मजदूरी वाला हिस्सा कितना हो जाएगा? मजदूरी का हिस्सा हो जाएगा OWLM। ये हो जाएगा मजदूरी का हिस्सा, इतना हिस्सा मजदूरी। तो बच गया कितना? WPTL ये हिस्सा बच गया, ये हो जाएगा लाभ। तो यहाँ पर लाभ का हिस्सा हम लोग बोले या पूंजीपति का हिस्सा हम लोग बोले, वो हो जाएगा WPTL। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि कुल उत्पादन जो है OPRM, इसमें सबसे पहले रेंट का हिस्सा डिसाइड होगा PQRT के बराबर। फिर जो बच गया OPTM ये बट जाएगा लाभ और मजदूरी में। उसके बाद मजदूरी का हिस्सा डिसाइड होगा क्योंकि उसको निर्वाह मजदूरी दी जाती है। तो OWLM मजदूरी का हिस्सा। फिर जो बच गया WPTL जो बीच वाला हिस्सा बच गया ये वाला लाभ का हो जाएगा। तो इस प्रकार हम लोग देख रहे हैं कि कुल उत्पादन इन 3 लोगों के बीच में बट जाएगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा आगे चल के जब अनाज का उत्पादन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो लगान का हिस्सा भी बढ़ जाएगा, और अधिक अनाज के उत्पादन के लिए अधिक श्रमिकों को काम पर लगाना पड़ेगा, जिसके चलते क्या होगा? मजदूरी का भी दर जो है वो बढ़ जाएगा। तो आने वाले समय में एक स्थिर अवस्था आ जाएगी जहाँ पर लाभ जो है वो बिल्कुल जीरो हो जाएगा। ऐसी स्थिति भी आने वाले समय में होगी। तो जब अनाज की मांग बढ़ेगी तो उसके लिए श्रमिकों की पूर्ति भी बढ़ाना पड़ेगा। अब हम लोग मान लेते हैं कि श्रमिकों की पूर्ति बढ़ा दी जाती है,
श्रमिकों की पूर्ति पहले OM था, अभी श्रमिकों की पूर्ति ON कर दी गई है। अब ON श्रमिकों की पूर्ति में देखो यहाँ AP और MP के बीच का गैप जो है, ये जो AP और MP के बीच का गैप है ये लगान निर्धारित कर रहा है। तो अब कुल उत्पादन क्या हो जाएगा, हम यहाँ A लिख दिए, यहाँ B लिख दिए, चलो इसको हम C लिख देते हैं। तो अब क्या हो गया, अब कुल उत्पादन यानी कि स्थिर अवस्था में, स्थिर अवस्था एक बार पहुंच जाएगी, जब स्थिर अवस्था पहुंच जाएगी तो कुल उत्पादन कितना हो जाएगा, कुल उत्पादन OABN होगा। और यहाँ देखो, यहाँ कुल उत्पादन जब OABN हो जाएगा तो यहाँ देखो, यहाँ पर लगान का हिस्सा कितना हो जाएगा, ABCW या WABC, सिर्फ लगान और मजदूरी में बटेगा। लगान WABC और मजदूरी कितना हो जाएगा, OWCN। और इस तरह से यहाँ लाभ जो होगा वो शून्य हो जाएगा, लाभ जो होगा वो शून्य। तो स्थिर अवस्था में जो कुल उत्पादन रहेगा वो कुल उत्पादन सिर्फ दो लोगों में बंट जाएगा, एक बंट जाएगा लगान में और दूसरा बंट जाएगा मजदूरी में, और लाभ का हिस्सा जो होगा वो शून्य, क्योंकि धीरे धीरे यहाँ से लगान बढ़ने लगेगा और धीरे धीरे मजदूरी बढ़ने लगेगी और बीच में लाभ का हिस्सा को कम करते जाएगा। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के इस वीडियो में सीखा कि रिकार्डो ने वितरण के संदर्भ में अपने क्या विचार दिए। हम लोगों ने देखा कि रिकार्डो ने कहा कि राष्ट्र आय का बंटवारा 3 लोगों के बीच में होता है, भूमिपति, पूंजीपति और श्रमिक। तो नेशनल इनकम यानी कि कुल उत्पादन जो है वो भी 3 लोगों में बंटेगा, भूमिपति को मिलेगा लगान, पूंजीपति को मिलेगा लाभ और मजदूर को मिलेगा मजदूरी। तो इस प्रकार हम लोगों ने आज के इस वीडियो में सीखा कि रिकार्डो ने वितरण के संदर्भ में अपने क्या विचार दिए थे। अगले वीडियो में मैं फिर आप लोगों के बीच आऊँगी, तब तक के लिए धन्यवाद।